Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Laplace correction. Laplace correction आज का हमारा टॉपिक है। Laplace correction का मतलब है कि जो न्यूटन ने कैलकुलेशन किया था स्पीड ऑफ साउंड, तो जो वैल्यू कैलकुलेट की गई थी प्रीवियस क्लास में मैंने कैलकुलेट की थी, जो वैल्यू 281 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आई थी, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द साउंड जो हमारे पास है, जिसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड किया गया है, जो कि एक्चुअल वैल्यू है, जो कि एक्यूरेट वैल्यू है, वो वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 281 मीटर पर सेकंड और 332 मीटर पर सेकंड में बहुत बड़ा गैप है, फ़र्क है। ये वैल्यूज़ करीब करीब नहीं है, इसलिए ये न्यूटन के कैलकुलेशन में, ये न्यूटन के फार्मूले में, जो न्यूटन ने डेरिवेशन किया था, जिसके ज़रिए हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, 16% डिक्रीज्ड वैल्यू है। इस वजह से ही इसको न्यूटन फार्मूला ड्रॉबैक्स कहा जाता है। न्यूटन फार्मूला के ड्रॉबैक्स क्या थे? उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि उसमें जो कैलकुलेशन हम की थी 281 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उनसे 16% डिक्रीज वैल्यू है। दूसरी बात, न्यूटन ने कहा था कि ये सारा प्रोसेस आइसोथर्मल चेंज पे होता है। आइसोथर्मल चेंज हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहता है, कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रियरफेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लिहाजा कंप्रेशन जो टेम्परेचर रिलीज़ करता है वो रियरफेक्शन एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसीलिए वहाँ उस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, विच इज़ नोन एज आइसोथर्मल चेंज। लेकिन लाप्लास ने कहा नहीं, ये एडियाबैटिक चेंज है, ये सारा प्रोसेस एडियाबैटिक चेंजेस के अंदर होता है। तो ये एडियाबैटिक चेंजेस क्या है, आइए डिस्कस करते हैं इन डिटेल। लाप्लास करेक्शन, लाप्लास ने न्यूटन कैलकुलेशन को करेक्ट किया था और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसी वैल्यू को कैलकुलेट किया था, इसलिए इस टॉपिक का नाम है लाप्लास करेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसी में अगर आप देखेंगे लाप्लास करेक्शन में यहाँ पर लाप्लास assumed that compression and rarefaction in air takes place so rapidly that heat of compression does not able to transfer to the neighboring rarefaction। लाप्लास कहता है, लाप्लास assume करता है कि जब साउंड प्रोपिगेट करता है एयर के अंदर, तो जो कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन प्रोड्यूस होते, तो कंप्रेशन में हीट इंक्रीज होता है और रियरफेक्शन में जो कंप्रेशन के अंदर हीट इंक्रीज हुआ तो रियरफेक्शन में जो हीट डिक्रीज हुआ, ये कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन इतने तेज़ी से प्रोड्यूस होते हैं कि कंप्रेशन का जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होता रियरफेक्शन में, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता। इसलिए इस प्रोसेस को फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ नो हीट लीव्स द सिस्टम एंड नो हीट एंटर्स इनटू द सिस्टम ड्यू टू विच टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दिस इज नोन एज एडियाबैटिक चेंज, दिस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, ये नॉर्मल एयर है, नॉर्मल पार्टिकल्स हैं, जिसमें नॉर्मल प्रेशर है और एन पार्टिकल्स का। इस नॉर्मल प्रेशर पे जो वॉल्यूम है, तो V1 इस लेवल पे जो वॉल्यूम है वो V के बराबर लिया, और जो प्रेशर P1 है उसको P के बराबर लिया, यानी ये इस वक्त कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ है, यहाँ कोई साउंड नहीं है, और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम या पार्टिकल्स ऑफ द एयर जो है वो इस वक्त नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल वॉल्यूम पे है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही किसी भी सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होता है
तो एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं, जहां कंप्रेशन क्रिएट होता है। कंप्रेशन बेसिकली वो डिस्टर्बेंस है जो कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, और जहाँ से कंप्रेशन ट्रांसफ़र हो जाए तो वहाँ रेयरफेक्शन क्रिएट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, जहाँ कंप्रेशन प्रोड्यूस हो चुका है तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, और ये जो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रेशर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल प्रेशर था, और इसमें इंक्रीजिंग जो आई है डेल पी। यहाँ जो प्रेशर इंक्रीज़ हुई है तो वो प्रेशर हमारे पास P प्लस डेल पी के बराबर है, यानी प्रेशर में इंक्रीज आया, मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए, और जब मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए तो कंप्रेशन क्रिएट हुआ, और जब कंप्रेशन क्रिएट हुआ तो वॉल्यूम के अंदर डिक्रीजिंग अगर हुई। यहाँ जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमारे पास V माइनस डेल वी मीन्स दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, और जब मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए तो उसके अंदर ये डिक्रीजिंग अकर हुई। डियर स्टूडेंट्स, लाप्लास कहता है कि कंप्रेशन के अंदर हीट इंक्रीज होता है, रेयरफेक्शन के अंदर हीट डिक्रीज होता है। या कंप्रेशन के अंदर जो हीट इंक्रीज हुआ है तो ये कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इतने तेज़ी से अकर होते हैं कि कंप्रेशन हीट को रिलीज नहीं करता, नो हीट लीव, कंप्रेशन हीट रिलीज नहीं करता, इतना रैपिडली प्रोसेस होता है। और रेयरफेक्शन हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, यहाँ हीट एंटर नहीं होता। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना हीट एंटर हो और ना उनसे हीट आउट हो, ना उनसे यानी ना हीट रिलीज हो, ना हीट एब्जॉर्ब हो, तो इस किस्म के चेंज को एडियाबैटिक चेंज कहा जाता है। इस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहता है। तो लाप्लास ने इसको करेक्ट किया था, और इसी तरह यहाँ जो उन्होंने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया है, इन दिस केस बॉयल्स लॉ कैन बी टेकन एज, कैसे बॉयल्स लॉ को लिया जाएगा, यहाँ पर जो करेक्शन की है लाप्लास ने, वो बॉयल्स लॉ P1 V1 to the exponent gamma is equal to P2 V2 to the exponent gamma। ये जो एक्सपोनेंट आया है इस केस के अंदर, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये वो करेक्शन है जो लाप्लास ने किया था। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ जो P1 है इसको इक्वेशन ए का नाम दिया, जो P1 है ये मैंने P के बराबर लिया, और ये P जो है दिस इज द नॉर्मल प्रेशर। जब एयर मॉलिक्यूल्स नॉर्मल सिचुएशन में थे, नॉर्मल पोजीशन में थे, कोई कंप्रेशन, कोई रेयरफेक्शन नहीं हुआ था, कोई साउंड प्रोपिगेशन नहीं थी। इस केस में जो प्रेशर P1 था वो P के बराबर लिया, और जो वॉल्यूम V1 था आप एयर पार्टिकल्स वो एट नॉर्मल प्रेशर वो V के बराबर लिया। डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ ये जो एक्सपोनेंट गैमा है तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, और ये रेशियो है बिटवीन द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी डिटेल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स में डिटेल के अंदर आ रही है। और यहाँ एयर के लिए इस रेशो की जो वैल्यू है Cp, दिस इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू 1.42 है। और इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये दोनों हीट कैपेसिटीज़ है, सेम यूनिट है, रेशो है बिटवीन सेम क्वांटिटी यानी हीट जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। डियर स्टूडेंट्स, जब साउंड प्रोड्यूस हुआ तो एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए। जब एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए तो कंप्रेशन क्रिएट हुआ। ये जो कंप्रेशन क्रिएट हुआ तो यहाँ प्रेशर में इंक्रीज आया,
और वो प्रेशर जिस अमाउंट से इंक्रीज हुआ तो वो प्रेशर P प्लस डेल P, ये वो प्रेशर है P2 जिसमें इंक्रीजिंग अकर हुई है, जिसकी वजह से कंप्रेशन प्रोड्यूस हुई है। और इस कंप्रेशन की वजह से जो वॉल्यूम के अंदर डिक्रीजिंग आई है, पहले वॉल्यूम ये था और जब ये मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए तो वॉल्यूम ये हुआ। इट मींस कि यहाँ वॉल्यूम के अंदर डिक्रीजिंग अकर हुई है, नॉर्मल वॉल्यूम के मुकाबले में यहाँ वॉल्यूम कम है, तो लिहाजा V2 जो हमारे पास वॉल्यूम है, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस चेंज इन वॉल्यूम जो डिक्रीजिंग अकर हुई है, तो ये V2 हमारे पास उसी के बराबर है। लिहाजा इक्वेशन ए में हम पुट करते हैं P1 की जगह पर P, V1 की जगह पर V, P2 की जगह पर P प्लस डेल P और V2 की जगह पर V माइनस डेल V। This is the decrease in volume and this is the increase in pressure. Equation A becomes PV exponent gamma is equal to P plus del P into V minus del V exponent constant gamma। यहाँ अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें से V एक्सपोनेंट गेमा हमने कांस्टेंट लिया। अगर दोबारा मैं मल्टीप्लाई करूं इस टर्म को तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो दोबारा हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। ये हमने कांस्टेंट लिया, लिहाजा ये टर्म इसी वॉल्यूम के साथ कैंसिल हुआ, तो रिलेशन मेरे पास बन गया P इज इक्वल टू P प्लस डेल P इंटू 1 माइनस डेल V बाई V इंटू द एक्सपोनेंट गेमा या पावर गेमा। इसको मैंने इक्वेशन B का नाम दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास टर्म है ये 1 माइनस डेल V डिवाइड बाई V पावर एक्सपोनेंट गेमा, इसी पर हम अप्लाई करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम। बाइनॉमियल थ्योरम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके होंगे, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। बाइनॉमियल थ्योरम फार्मूला है, रिलेशन है, जो कि मैंने यहाँ पर जनरल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ये बाइनॉमियल थ्योरम है कि हमारे पास 1 प्लस एक्स कोई भी एलिमेंट है, कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी डिजिट है, कोई भी क्वांटिटी है, लेकिन याद रखें ये जो क्वांटिटी एक्स है ये हमेशा लेस देन 1 होगी। यहाँ लिखा हुआ है मैंने कंडीशन, तो उसके लिए फिर हमारे पास ये बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई होगा, जिसमें 1 प्लस एन एक्स या एन पावर है तो पहला एन एक्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस तीसरा टर्म एन टू एन माइनस 1, एन क्या चीज़ है, दिस इज द एक्सपोनेंट, दिस इज द पावर। दूसरा हमारे पास ये होगा जो हमारे पास x है इसका पावर यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 0 है, स्क्वायर आएगा 2 पिक्टोरियल आएगा। चौथा टर्म हमारे पास आएगा n टू n माइनस 1 n टू n माइनस 2 x पावर 3 डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल, और चलते चलते ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये है बाइनॉमियल थ्योरम जिसको हम अप्लाई करेंगे इसी टर्म के ऊपर। ये जो टर्म है 1 माइनस डेल V डिवाइड बाई V पावर एक्सपोनेंट गेमा, ये टर्म मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, और इसी के ऊपर मैं बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 1 माइनस पहले के साथ nx यानी पावर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पावर गेमा और डेल V बाई V के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तीसरा टर्म यहाँ n टू n माइनस 1, तो यहाँ पावर ये है, तो एक्सपोनेंट यानी पावर गेमा इंटू गेमा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल, और ये जो टर्म है जिस तरह यहाँ x स्क्वायर लिया था तो यहाँ पर हम इस टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, और चलते चलते ये इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ ये आपको बता दूँ कि ये जो हमारे पास है टर्म, ये डेल V इतना स्मॉल है कि इसकी अगर हम डिवीजन ले तो ये लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है। डियर स्टूडेंट्स, डेल V इज सो स्मॉल कि इसकी हाईएस्ट पावर इन डिविजन्स और स्मॉल बन जाते हैं, जिसकी वजह से
यहाँ के बाद यहाँ पावर 2 है, तीसरा इसके बाद जो टर्म आएगा वो पावर 3 आएगा, फिर उसके बाद जो आएगा वो पावर 4 आएगा, फिर उसके बाद जो टर्म आएगा वो पावर 5। तो ये सारी की सारी हाईएस्ट पावर इंक्रीज हो रही है, लेकिन डेल वी डिवाइड बाई वी इज सो स्मॉल कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जब हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो ये टर्म मेरे यहाँ बराबर हुआ 1 माइनस डेल वी ओवर वी इंटू द एक्सपोनेंट गेमा इज इक्वल टू 1 माइनस गेमा इंटू डेल वी डिवाइड बाई वी। पुट इन इक्वेशन बी, इक्वेशन बी में ये जो टर्म है, इस टर्म की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं ये, और जब ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये रिलेशन यानी इक्वेशन बी बिकम्स p इज इक्वल टू p प्लस डेल p इंटू 1 माइनस गेमा डेल v डिवाइड बाई v। डियर स्टूडेंट्स, ये p जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्रेशर p आया, और ये जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म बन गया। उसके बाद डेल p को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और डेल p को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आया। यहाँ देखें ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसको अगर इस तरफ लेकर आऊँ तो ये माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, लिहाजा इसको हमने कैंसिल कर दिया। और स्टूडेंट्स, डेल p एंड डेल v सो स्मॉल डेट देयर मल्टीप्लिकेशन, और उस मल्टीप्लिकेशन को दोबारा जब हम डिवाइड करते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम के अंदर तो ये और सो स्मॉल और डिक्रीज हो जाता है, लिहाजा हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये टर्म हमने पूरा का पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे यहाँ 0 है, यहाँ ये टर्म आ गया और उसके बाद ये टर्म आया। इस पूरे टर्म को जो कि यहाँ पर नेगेटिव है, इक्वलिटी को इस तरफ लेकर आए, लिहाजा ये बन गया, ये टर्म पॉजिटिव बन गया गेमा p डेल वी डिवाइड बाई वी, और ये अपनी जगह पर डेल p। अब बोथ साइड्स डिवाइड बाई डेल वी ओवर वी, इस साइड को भी डिवाइड करें, इस साइड को भी डिवाइड करें। जब इस साइड को डिवाइड किया डेल वी ओवर वी ये है और डेल वी डिवाइड बाई वी ये है, और डेल p को भी डिवाइड किया तो ये तो इसके साथ कैंसिल हुआ। लेकिन इससे पहले हमने न्यूटन्स डेरिवेशंस के अंदर, कैलकुलेशंस के अंदर भी किया था कि ये जो डेल p है चेंज इन प्रेशर है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया के अंदर जब चेंज अगर होती है डेट इज कॉल्ड स्ट्रेस, और चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम डेट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इन दोनों का रेशो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E के बराबर है, कैपिटल E के बराबर है। लिहाजा यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर हुई गेमा p इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और प्रीवियस टॉपिक में जो न्यूटन्स कैलकुलेशन के अंदर आपको बताया था कि ये जो प्रेशर है दिस इज रो GH, लेकिन ये रो के साथ स्मॉल m है विच डिस्क्राइब्स द डेंसिटी, डेंसिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। लिहाजा अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी या कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और उसका रिलेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू E डिवाइड बाई डेंसिटी या रो, ये फार्मूला है डेंसिटी ऑफ एयर एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर है तो यहाँ ये बराबर इसी टर्म के यानी गेमा एंड प्रेशर, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर है इसी के जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया। और इस इक्वेशन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह पर जब ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बनेगा गेमा n/p डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ एयर। प्रेशर की वैल्यू गेमा, इसकी वैल्यू है डेंसिटी ऑफ मरकरी, ग्रेविटी h डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ
एयर। ये वो करेक्शन है जिसको लाप्लास ने किया था, कैलकुलेट किया था, ये रिलेशन बन गया। लिहाजा अब हम वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। ये जो कांस्टेंट है हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि 1.42 फॉर एयर इसकी वैल्यू है। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाइट ऑफ मरकरी कॉलम 76 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वो टर्म है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन कैलकुलेट करता है? बैरोमीटर। तो प्रीवियस टॉपिक में भी आपको बताया था कि बैरोमीटर वो डिवाइस है विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये यहाँ तक जो मरकरी कॉलम है दैट इज़ कॉल्ड हाइट, और ये हाइट 76 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ ग्रेविटी भी है और इसकी डेंसिटी भी है विच इज़ नो, इस मरकरी की जो डेंसिटी है तो वो डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो एम, मीन्स डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये मरकरी की डेंसिटी है। डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ जब इसी तरह डेंसिटी ऑफ एयर प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था, 0.0012996 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में क्यों लिया? क्योंकि यहाँ जो ये कॉलम है ये भी सेंटीमीटर के अंदर है, तो इसलिए ये सारी वैल्यूज़ हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, इन द एंड इसको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ इसी इक्वेशन में पुट करें, तो इसी इक्वेशन में जब हम पुट कर देते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू 1.42 मल्टीप्लाई बाई 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट है 76 सेंटीमीटर। इसी तरह एयर 0.0012996 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर है। डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यही स्पीड ऑफ साउंड की जो रिलेशन है ये हमारे पास obtain होता है। रिज़ल्ट आप कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर से ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू 3310 सेंटीमीटर पर सेकंड की वैल्यू obtain होती है, जिसको हम मीटर पर सेकंड में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू 331.1 मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये वैल्यू लाप्लास ने कैलकुलेट की है करेक्शन के ज़रिए। लिहाजा अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ करीब करीब है, बहुत करीब है एज़ कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ न्यूटन्स कैलकुलेशंस। लिहाजा ये हमारे पास
हुआ द एंड ऑफ द लॉपलास करेक्शन, जिसके ज़रिए लॉपलास ने ये कैलकुलेशन किया जिसमें स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन आया यहाँ पर 333 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ very close to the experimental value of speed of sound. Thank you students, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वस्सलाम।